कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम में 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं और इसमें एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य को व्यक्तिगत और सामुदायिक कारक कौन से होते हैं जो प्रभावित करते हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि रोग क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं। पहला हमारा पॉइंट है रोग किस तरह दिखाई देते हैं। पहले हमें यह पता कैसे लगाना है कि कोई रोग है, कैसे पता लगता है कि शरीर में कोई दोष है। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर का जो निर्माण है वह ऊतकों से होता है और यह ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों और अंग तंत्रों को बनाते हैं। ऊतक मिलकर के अंग को बनाते हैं जो कि शरीर के अनेक कार्यों को यह अंग संपादित करते हैं। हर अंग तंत्र का अपना भी एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है, जिससे पाचन तंत्र में आमाशय पाया जाता है और आंत होती है जो कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। हमारी पेशियां हैं, हड्डियां हैं, कंकाल तंत्र, वो हमारे शरीर को संभालता है, हमें चलने फिरने में सहायता करता है। जब कोई रोग हो जाता है तब शरीर के एक या अनेक अंगों एवं तंत्रों में जो क्रियाएं हो रही हैं या उनकी संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। या जो तंत्र होते हैं हमारे शरीर को में कार्य करने वाले, इनमें खराबी परिलक्षित होने लगती है और यह जो खराबी है या जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है वही रोग के लक्षण होते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में मवाद आना, यह सभी लक्षण इसी तरह के संकेत होते हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग के बारे में पता चलता है कि कोई रोग हमारे शरीर में हो रहा है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि वह कौन सा रोग हो रहा है। जैसे सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय या मस्तिष्क व्रण का शोथ, मेनिंजाइटिस हो सकता है, या दर्जनों बीमारियों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन किसके कारण ऐसा हो रहा है यह हमें पता नहीं चलता है। रोग के चिन्ह वे होते हैं जिन्हें कि चिकित्सक लक्षणों के आधार पर ही रोगों को पहचानते हैं। लक्षण जो हैं वह किसी विशेष रोग के बारे में एक निश्चित संकेत देते हैं और जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, रोग के सही पहचान के लिए उस कारण को जानने का प्रयास प्रयोगशाला में परीक्षण के द्वारा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तीव्र या प्रचंड तथा दीर्घकालिक बीमारी। क्या होता है तीव्र और क्या होता है दीर्घकालिक रोग। रोगों की अभिव्यक्ति जो है वह भिन्न भिन्न तरीके से हो सकती है और यह कई कारकों पर भी निर्भर करती है। कुछ रोगों की अवधि जो है, जो समय होता है, कम समय के लिए होते हैं लेकिन बहुत तेज होते हैं, उन्हें हम तीव्र रोग कहते हैं। जैसे खांसी, जुखाम कम समय तक रहते हैं लेकिन हमें महसूस हो जाते हैं कि हमें यह रोग हुआ है। वहीं कुछ ऐसे रोग होते हैं जो काफ़ी समय तक या जीवन पर्यंत बने रहते हैं, ऐसे रोगों को हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे एलिफेंटाइटिस मतलब हाथी रोग, हाथी पाँव रोग या फील पाँव जिसे कहा जाता है। यह भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यह आम बात है कि सबको हाथी पाँव रोग दिखाई देता है कि ज़्यादातर लोगों में फैला हुआ होता है। दूसरा होता है दीर्घकालिक रोग या अस्वस्थता। कुछ लोग देखते हैं कि गांव में बीमार काफ़ी सालों से, महीनों से पड़े रहते हैं। ऐसे रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को हम दीर्घकालिक रोग या अस्वस्थता कहते हैं। तीव्र या दीर्घकालिक रोगों का हमारे शरीर पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भाग के कार्य को प्रभावित करता है तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित रूप से कार्य करना आवश्यक होता है। लेकिन तीव्र रोग जो कि कम समय के लिए होता है उसे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का समय नहीं मिलता, लेकिन यह जो दीर्घकालिक रोग होते हैं यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है क्योंकि यह काफ़ी समय तक रहता है। जैसे कि खांसी जुखाम हुआ है तो यह हमें होता रहता है, इनसे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, एक हफ्ता 2 हफ्ते में यह ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई दीर्घकालिक रोग हुआ है, जैसे फेफड़ों का क्षय रोग, टीबी, अगर फेफड़े संक्रमित हो जाएं तो आप हफ्ते 10 दिन 2 दिन में ठीक नहीं होंगे और काफ़ी लंबे समय तक आपकी दवाएं चलेंगी। इस दौरान आप काफ़ी कमज़ोर भी हो सकते हैं, आपका वजन भी बहुत कम हो सकता है क्योंकि यह दीर्घकालिक रोग होता है। अगर आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो कुछ दिनों के लिए विद्यालय न जाएं, लेकिन
अगर दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हों, हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारी सीखने की जो क्षमता है वह भी कम हो जाएगी। हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दीर्घकालिक रोग तीव्र रोगों की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव डालते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है रोग के कारक। रोगों के अनेक कारक होते हैं। जब रोगों के कारण के विषय में सोचते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके कारण के बहुत से स्तर होते हैं। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, उससे पहले दस्त हो रहा था, पतला, लूज मोशन, तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण जो है वह संक्रमण हो सकता है। संक्रमण के कारण उसे दस्त हो रही है। लेकिन यह संक्रमण आया कहाँ से? मान लो हमें यह पता लगता है कि संक्रमण दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया था, उन्हें क्यों संक्रमण नहीं हुआ? केवल एक ही बच्चे को क्यों दस्त लग गया और दूसरे को क्यों नहीं? इसका एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ कि जब यह बच्चा संक्रमण के संपर्क में आया तो वह बीमार हो जाता है। जबकि अन्य बच्चे, अब प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? शायद बच्चे का पोषण ठीक से नहीं हुआ है और वह पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण नहीं करता है, और जिससे पर्याप्त पोषण नहीं होता है, और यह रोग का दूसरा कारण होता है। इसी के कारण रोग पनपते हैं। यह भी संभव है कि बच्चे में कुछ आनुवंशिक भिन्नताएं हों, जिसके कारण भी रोग हो सकता है। केवल आनुवंशिक भिन्नता या कम पोषण के बिना जो है रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन यह भी रोग के कारण में सहयोगी होते हैं और इनसे भी रोग उत्पन्न हो सकता है। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध ना हो, यह भी कारण हो सकता है। और साफ पानी क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे लोक सेवाएं जो चलती हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है वह साफ पानी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। जो गरीब के बच्चे हैं वह उस साफ पानी को पीने को नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह बीमार हो रहे हैं। तो काफ़ी कारण हो सकते हैं बीमारी के। हमारा अगला टॉपिक है संक्रामक और असंक्रामक रोग। हमने देखा कि कभी कभी रोग के कारण के विषय में सोचे तो लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में आगे चर्चा करते हैं कि रोग के तात्कालिक कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोगों के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो कि अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और यह वह रोग जो कि तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह होता है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैलते हैं, उनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देखें। क्या रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर सभी को रोग हो जाता है? ऐसे कौन से रोग हैं जो कि फैलते नहीं हैं? मनुष्य में वे रोग कैसे हो जाते हैं जो कि रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं? अगर रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैल रहे हैं तो उनके फैलने के कारण क्या है? तो दो तरह के रोग होते हैं, एक संक्रामक होते हैं, दूसरे असंक्रामक होते हैं। संक्रामक रोग उन्हें कहा जाता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। लेकिन कैंसर, टीबी, कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं, शुगर, डायबिटीज़, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। उन बीमारियों को हम असंक्रामक रोग या असंक्रामक बीमारियां कहते हैं। पेप्टिक व्रण तथा नोबेल पुरस्कार, छोटा सा टॉपिक है, समझ लें इसको। क्या है? कई वर्षों से हम यही सोचते थे कि पेप्टिक व्रण, जो कि आमाशय और ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है, का कारण रहने सहने के का ढंग सही नहीं है, इसलिए यह रोग उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन में आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। दो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके कारण का पता लगाया।
उन्होंने कहा कि एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक, पेप्टिक व्रण का कारण होता है। बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक पेप्टिक व्रण का कारण होता है। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी रॉबिन वॉरेन ने इन छोटे छोटे वक्राकार बैक्टीरियाओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। बैरी मार्शल, एक चिकित्सक, ने वॉरेन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की। अपने उपचार अध्ययन में मार्शल तथा वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचारण तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वॉरेन के इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक व्रण अब दीर्घकालिक एवं असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक के उपचार से ठीक हो जाता है। तो यह जो खोज थी, इसके लिए मार्शल और वॉरेन को शायद नोबेल भी दिया गया था 2005 ईस्वी में, संयुक्त रूप से। काफ़ी महत्वपूर्ण खोज थी। तो यह भी जानते रहें आप। रोगों के फैलने के तरीके और उनके उपचार की विधियां, सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण के प्रयास कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही यह देखा कि संक्रामक कारण क्या होते हैं, असंक्रामक कारण क्या हो सकते हैं, किसे हम संक्रामक कारण कहते हैं, किसे हम असंक्रामक कारण कहते हैं। यह चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। हमारी शुभकामनाएं।